मौजूद हैं प्रोफेसर पूरनचंद टंडन। यह हमारे लिए अपने आप में हर्ष और आनंद का विषय है कि सर हमेशा जब कभी भी हमने सर से संपर्क किया है और सर ने हमें कभी निराश नहीं किया है और सर ने महाविद्यालय में लगातार हमारे कार्यक्रमों में शिरकत करके बच्चों को प्रत्येक विषय के ऊपर जिस किसी विषय के ऊपर सर को बोलने के लिए, वक्तव्य के लिए बुलाया गया है, सर ने हमेशा बच्चों को लाभान्वित किया है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में लंबे अरसे से हिंदी विभाग कला संकाय में कार्यरत हैं। सर लगातार हिंदी साहित्य के ऊपर, अनुवाद के ऊपर, मीडिया के ऊपर लगातार लिखते रहे हैं। वर्तमान में सर एज ए प्रोफेसर के रूप में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। हमारे लिए सर का आना अपने आप में एक स्नेहिल वातावरण का कार्यक्रम के रूप में रहता है, क्योंकि सर हमेशा किसी भी चीज को लेकर हमको कभी निराश इस तरीके से नहीं किए हैं। सर हमेशा से साहित्यिक अनुवाद से और अनुवाद से भी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। सर के लेखकीय अवदान के बारे में चर्चा करें तो लेखकीय अवदान उनका विस्तृत है, व्यापक है, जिसकी समीक्षा या जिसका आकलन करना या जिसका बताना मेरे लिए यहाँ संभव नहीं है। आज जिस विषय के ऊपर सर अपना वक्तव्य रखेंगे बच्चों के मध्य में या हमारे साथियों के मध्य में, हिंदी में रोजगार की संभावनाएं। हिंदी भाषा को लेकर के जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी न केवल भारत में अपितु विश्व स्तर पे आज जिस तरीके से ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुकी है, जैसा कि वर्तमान भारत सरकार का भी जो नारा है, अगर उस नारे के या उस स्लोगन के हिसाब से भी हम देखें तो हिंदी ऑलरेडी अपने आप को ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में स्थापित कर चुकी है। सर की उपस्थिति को मैं नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। और सर अपने कार्यक्रम की मैं ज्यादा औपचारिकता ना करते हुए आपको संवाद के लिए मैं आपसे मेरा विनम्र आग्रह है कि आप संवाद के लिए आए बच्चों के बीच में अपने विषय को लेकर और अपनी बात, अपनी चर्चा जारी रखें। धन्यवाद सर। धन्यवाद प्रियवर डॉक्टर राकेश जी और प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, सभी शिक्षक मित्रों और प्रिय विद्यार्थियों, आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपसे बात करने का, आपसे संवाद करने का ये अवसर मिला। और एक महत्वपूर्ण विषय हिंदी में रोजगार की संभावनाएं, उसके अवसर क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। मैं मतलब ये महसूस करता रहा हूं कि हमारे जो हिंदी के बच्चे हैं, विशेष रूप से साहित्य और भाषा वाले विद्यार्थी, उनके मन में एक शंका यह बनी रहती है कि हम उपाधि प्राप्त करने के बाद कहाँ और किस रूप में रोजगार की तलाश करें, क्या बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और हमारी जो शिक्षा दीक्षा है उसका रचनात्मक उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्न उनके मन में रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त भी करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि यदि आपका संकल्प शुद्ध है और यदि आपके पास श्रम और साधना का मंतव्य है, तो हिंदी में बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं आपको रोजगार की मिलेंगी। ये तो हम जानते हैं कि बेरोजगारी तो बहुत बड़े स्केल पर, बड़े स्तर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो बेरोजगारी हर क्षेत्र में, हर अनुशासन में। आज जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो डॉक्टरेट किए हुए हैं, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो, एमबीए किए हुए हैं, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हैं, तो वहां भी सब जगह आप देखेंगे ये बेरोजगारी का आलम तो दिखाई देता है। लेकिन अभी भी तुलना में
यदि हम आयामों की बात करें, संभावनाओं की बात करें, तो हिंदी में संभावनाएं अधिक हैं, बशर्ते कि हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर लें। वो तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। हम ये न माने कि उपाधि नौकरी की गारंटी है। इस भीड़ तंत्र में आपको अपनी योग्यता सिद्ध करनी होती है। हम रेस में सब हैं, इसलिए जब आप रेस में होते हैं तो आपको ये सिद्ध करना है कि आप रेस में सबसे आगे हैं या रेस में प्रथम 3 में हैं। तो आपको उसकी जो महत्ता है उसका बोध होता है। अभी एक बड़ा संकट हमारे बच्चों के सामने यह है कि वो जो भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण आयाम हैं उनके प्रति कुछ उदासीन हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम पढ़कर, रटकर, स्मरण करके, कंठस्थ करके जो उपाधि प्राप्त कर लेते हैं, उसके आधार पर जब तक हमारे पास व्यावहारिक ज्ञान नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, तब तक हम उस उपाधि का, उस शिक्षा दीक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। हमने सूर को, तुलसी को, कबीर को, जायसी को पढ़ लिया, हमने बिहारी को, मतीराम को या और दूसरे कवियों को पढ़ लिया, भाषा विज्ञान पढ़ लिया, काव्य शास्त्र पढ़ लिया, मीडिया पढ़ लिया और तमाम तरह की चीजें, लेकिन इन सबके एप्लीकेशन का, यानी भाषा और साहित्य के अनुप्रयोग का गुण अगर हमने अर्जित नहीं किया, वैशिष्ट्य हमने हासिल नहीं किया, तो फिर बात नहीं बनेगी। इसलिए आपने देखा हो कि ये जो जमाना है ये सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। यह युग अनुवाद का भी जमाना है। यह युग मनोरंजन के क्षेत्र में तमाम तरह के जो आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उनमें उनको एक्सप्लोर करने का, उनका दोहन कैसे किया जा सकता है, ये उस तरह का युग है। तो आपको पहला काम यह करना है, अगर आप हिंदी में, हिंदी के माध्यम से रोजगार की ओर उन्मुख होना चाहते हैं, तो भाषा पर अधिकार, एप्लीकेशन का, अनुप्रयोग का अधिकार और साहित्य की समझ, बोधगम्यता, ये दोनों सुनिश्चित कर लीजिए। तब आप रोजगार की दृष्टि से उदासीन नहीं हो पाएंगे, निराश नहीं हो पाएंगे, आपको अवसर मिलेंगे। अब उसके लिए कुछ प्राथमिक बातें जो बहुत जरूरी हैं, उनको पहले थोड़ा आपके सामने रख दूं, फिर मैं संभावनाओं की ओर चलूंगा कि यदि इन संभावनाओं को एक्सप्लोर करना है, इनमें संभावनाएं ढूंढनी है आपने, तो आपको ये कार्य करने होंगे। पहले क्या कि हम जो लैंग्वेज लर्निंग है, भाषा अर्जन, कमाई, ये आप जानते हो कि भाषा जो है वो हमें पारिवारिक विरासत में नहीं मिलती। भाषा समाज से हम सीखते जरूर हैं, माता पिता से हम सीखते जरूर हैं, लेकिन यदि उस सीखे हुए भाषिक आयामों का हम अनुप्रयोग नहीं करते तो फिर हम उसे जीवित नहीं रख सकते। इसलिए जो भाषा हमने माता पिता से सीखी, परिकर परिवार से सीखी, समाज से सीखी, उसका निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयोग, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, ये मस्ट है। हम कोई भी काम अगर सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, हम कंप्यूटर सीखते हैं, तो आपने देखा कि उसका निरंतर अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अभ्यास नहीं करेंगे तो वो कला स्थायी रूप से हमसे जुड़ी हुई नहीं रह सकती।
तो भाषा अर्जन के 4 बहुत महत्वपूर्ण चरण हैं, जिनकी चर्चा हम लैंग्वेज टीचिंग में करते हैं। इन 4 चरणों को आप, क्योंकि विद्यार्थी हैं भाषा और साहित्य के, आप विद्यार्थी अलग अलग अनुशासनों के भी हों तो भी आप सबके भाषा तो बहुत एक तत्व है, क्या करना, या तो गायब हो गया है या बहुत कम हो गया है। वो 4 कंपोनेंट, 4 चरण। पहला, अधिक से अधिक बोलना। हम जिस किसी भाषा पर अधिकार चाहते हैं, जिस किसी भाषा में हम मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति की विश्वसनीयता चाहते हैं, हम कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि हम इसमें कर सकते हैं, उस भाषा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कीजिए, बोलिए। बोलने का मतलब लाउडली बोलना होता है, मन ही मन में नहीं बोलना। मित्रों से, परिवार के सदस्यों से, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खेल के मैदान में, समाज में, उत्सव में, अनुष्ठान में, जहां जाएं, जिस भाषा पर अधिकार अर्जित करना है, भले ही वो हिंदी हो, भले ही वो अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, पंजाबी हो, गुजराती, मराठी, कोई हो, आपकी अपनी मातृभाषा कोई भी हो सकती है। आप हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर इतना कार्य साधक अधिकार आपका होगा कि पढ़कर समझ सकें, लिखना पड़े तो लिख सकें। यदि नहीं है तो आज कम से कम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में इतना अधिकार आपके पास होना चाहिए कि अंग्रेजी पढ़े तो समझ में आ जाए और उसे हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लें। अगर आपका हिंदी पर अधिक अधिकार है तो हिंदी में लेखन कला, वाचन कला, पठन कला, ये आपके पास होनी चाहिए। तो बोलना शुरू कीजिए कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सम्मान के साथ, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, राजभाषा भी है, देश को जोड़ने वाली कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और सबसे बड़ी बात यह रोजी रोटी की भाषा भी है, कामकाज की भाषा भी है, व्यवहार की परीक्षा आदि की भाषा है। सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी माध्यम आपके पास उपलब्ध है। तो हिंदी में बोलना, हिंदी में पढ़ना, हिंदी में लिखना और हिंदी में सुनना, इसके अनेक लाभ हैं। उच्चारण शुद्ध होगा यदि आप बोल बोलकर लाउडली बोलेंगे, लाउडली बात करेंगे। कहीं गलती होगी तो सामने वाला आपको टोकेगा कि ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो हम उसे करते चलेंगे। ठीक, पढ़ने में लाउडली पढ़िए, बोल बोलकर, आवाज आनी चाहिए, अपना पढ़ा हुआ अपने आप को सुनाई देना चाहिए। मुख में पढ़ने का लाभ नहीं होता, इसलिए कोशिश कीजिए अखबार पढ़ें, पत्र पढ़ें, पत्रिका पढ़ें या किताब पढ़ें, कविता, कहानी, उपन्यास। हमारी सबकी पठनीयता गायब हो गई है, रीडेबिलिटी खत्म हो गई है। हम बहुत कम चीजें पढ़ते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना भाषा अर्जन होगा। ये जो स्मृति है, ये मेमोरी है, ये कंप्यूटर कोश है एक तरह का। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, ऐसे हमारे दिमाग की भी मेमोरी है। आप जितना पढ़ेंगे उतने 10, 15, 5, 8, 20 नए शब्द जो पढ़ने पर ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, तत्काल उनको अर्थ नहीं पता, डिक्शनरी में अर्थ देखिए, किसी से अर्थ पूछिए, फिर उनका प्रयोग कीजिए। तो ये कुछ हैबिट्स आपको डेवलप करनी होगी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए, पठनीयता बढ़ाने के लिए। उससे आपका उच्चारण ठीक होगा, शब्दों की बोधगम्यता, शब्दों की अवधारणा स्पष्ट होगी, उनके प्रयोग के आयाम क्या है ये स्पष्ट हो जाएंगे, और लेखन से लेखन कला आपकी बनेगी। क्योंकि जो लिखा हुआ होता है वो दस्तावेज होता है, और जो दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑथेंटिक या प्रामाणिक होना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं रहना चाहिए। तो लिखना शुद्ध हो जाएगा, वर्तनी शुद्ध होगी, वाक्य विन्यास ठीक हो जाएगा, व्याकरण का बोध हो जाएगा। कहीं गलती होगी तो हमें कोई ना कोई टोकेगा, हम स्वयं अपनी गलती को सेल्फ गाइडेड स्टडी से ठीक कर सकते हैं, व्याकरण से या कोश से या डिक्शनरी से हम उसको टैली करके क्रॉस चेक करके ठीक कर सकते हैं। और सुनने की आदत भी बनाइए उस भाषा को। अगर हिंदी का ज्ञान बढ़ाना है तो रेडियो, टीवी, सिनेमा या ऑडियो वीडियो
या इंटरनेट, इन सब के माध्यम से हम चीजों को जब सुनते हैं तो कर्णेंद्रियों से वो हमारे मनोमस्तिष्क में जाकर अंकित हो जाते हैं। भाषा के बारे में कहते हैं कि वो वाक प्रतीकों की व्यवस्था है। ये जो वाक के प्रतीक हैं, सिंबल्स हैं, ये उसमें जाकर अंकित हो जाते हैं। तो हमें पहला काम ये करना है कि आप अंग्रेजी में अगर मान लो कमजोरी है तो इतना ज्ञान तो अर्जित कर लीजिए। ये आप मानिए कि हम 70-72 साल के बाद भी अभी अंग्रेजी के व्यामोह से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाए। इसलिए उतनी जानकारी आपको अर्जित कर लेनी चाहिए जिसके बिना हमारा काम नहीं चल रहा। हम अंग्रेजी में एक एप्लीकेशन लिख सकें, एक बायोडाटा बना सकें, कहीं कोई नोटिंग करनी हो, कहीं कोई टिप्पणी करनी हो, कहीं कोई कंप्लेंट करनी हो, तो हम उसके माध्यम से वो भी कर सकें। ये तमाम चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखकर चलना है। और अभिरुचि पैदा कीजिए, चाहे अंग्रेजी हो चाहे हिंदी हो। जब अंग्रेजी की किताबें भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी की पिक्चरें भी देखेंगे, तो अंग्रेजी की वोकैब्युलरी बढ़ेगी, अंग्रेजी की बोधगम्यता बढ़ेगी। ऐसे ही हिंदी की सीरियल्स देखते हैं तो हम देखिए उससे क्या सीखा आज, उससे भाषा के कितने कंटेंट, कितने आयाम हमारे पास नए आ गए। उसमें लहजा भी आता है, टोन भी आता है, बॉडी लैंग्वेज, एक जो मुख मुद्रा का, भाव मुद्रा का अध्ययन भी आता है ना, ये सब चीजें आ जाती है। रुचि, अभ्यास, प्रैक्टिस कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परहान। तो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। लिखने का अभ्यास कीजिए, पत्र लिखिए, निबंध लिखिए, कविता लिखिए, कहानी लिखिए, संस्मरण लिखिए, रेखा चित्र लिखिए, ये लिखते रहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखिए। और एक डिटर्मिनेशन बनाइए। वो जो दुष्यंत कहते हैं, कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो यदि मनसा वाचा कर्मणा हम सोच लिया, हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर। अच्छा, बीच में कुछ मैसेज आया कि अनम्यूट हो गया। जी जी जी, हाँ हाँ जी। तो इस तरह से हम देखें कि ये कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखकर हम चल सकते हैं। और तरह तरह के लेखन से, वाचन से, उच्चारण आदि से और समकालीन समसामयिक विषयों की जानकारी भी अर्जित करते रहिए। अपडेट रहना, अद्यतन अधुनातन वैश्विक जानकारियों को अर्जित करना आपको ये भी रोजगार की तरफ ले जाएगा, अपडेशन। इसलिए रेडियो टीवी पर भी बैठें, देखें, टीवी और इंटरनेट पर भी बैठें तो ज्ञानार्जन की दृष्टि से बैठें कि हम क्या कमा रहे हैं। अखबार पढ़ें, पत्रिका पढ़ें, तो उनसे भी इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलेंगे। अब एक बड़ा संकट हम सबके सामने आता है कि भाई सबके पास तो टीचिंग एप्टीट्यूड होता नहीं है। और ये बात ठीक है, क्योंकि जो शिक्षण वृत्ति है या शिक्षक वृत्ति है, ये ईश्वर ने सबको नहीं दी है। उसके लिए भी, टीचर होने के लिए भी बहुत सारी अपेक्षाएं, बहुत सारे गुण चाहिए होते हैं। कुछ के पास होते हैं और कुछ जब टीचर बन जाते हैं तो धीरे धीरे वो उन गुणों को अर्जित भी करता है, क्योंकि उसके बिना वो पॉपुलर या लोकप्रिय टीचर नहीं बन पाता है। तो आपको अब विचार ये करना है कि भाषा, साहित्य, भाषा विज्ञान, काव्यशास्त्र, सिनेमा, विज्ञापन, मनोरंजन, इन तमाम क्षेत्रों में यदि आपकी अभिरुचि है तो पहले ये तय कीजिए कि अभिरुचि उसमें है, अनुवाद में है, मीडिया में है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, एक्टिंग में, अभिनय में है, वाचन कला में है, तो समाचार वाचन की तरफ जाएंगे। तो आपको ये तमाम जो जॉब ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स हैं पर या डायमेंशंस हैं,
उनकी तरफ जाने से पहले आपको अपना इंक्लिनेशन क्या है, आपकी अंदर से आवाज क्या आती है कि आप क्या अच्छा बन सकते हो। आप नौकरी चाहिए तो आपको अपनी अंतःवृत्ति का एक तरह से अवलोकन मूल्यांकन भी करना चाहिए। अब अगर मान लीजिए आपको टीचिंग में जाना, तो आपको लेक्चरशिप मिल सकती है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन सकते हैं, आप स्कूल में टीचर बन सकते हैं। स्कूल में टीचिंग के भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं। आप सीनियर सेकेंडरी पीजीटी बन सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, टीजीटी बन सकते हैं, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। आप प्राइमरी एजुकेशन में पीआरटी होते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। तो आपको वो देखना है। अब ये जो हिंदी टीचिंग है, चाहे वो भाषा का शिक्षण हो, चाहे वो साहित्य का शिक्षण हो, चाहे वो मीडिया का, क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म भी है अब तो बहुत जगह ग्रेजुएशन इन हिंदी जर्नलिज्म होता है, और चाहे वो ट्रांसलेशन का टीचिंग का फील्ड हो, क्योंकि अब स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में चल निकले हैं। और शॉर्ट टर्म कोर्स, फुल टर्म कोर्स, 1 ईयर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन, ग्रेजुएशन इन ट्रांसलेशन, एमए इन ट्रांसलेशन, एमफिल इन ट्रांसलेशन, यहाँ तक के पीएचडी इन ट्रांसलेशन भी होती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियां आप देश में कराती हैं। उनमें जो पीएचडी, एमफिल आदि कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, वो ट्रांसलेशन में टीचिंग में जाते हैं। और जो डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन कर लेते हैं, वो ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर और हिंदी ऑफिसर बन जाते हैं। उसमें भी बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। और हमारे यहाँ जो राजभाषा हिंदी के प्रावधान किए गए अनुच्छेद 343 से 351 तक, उसमें तो द्विभाषिकता के विशिष्ट प्रोविजंस या प्रावधान है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि हर सरकारी, गैर सरकारी, एमएनसी कंपनी में, बैंक में, प्राइवेट बैंक में, सरकारी बैंक में, राज्य सरकार के दफ्तरों में, केंद्र सरकार के दफ्तरों में, सब जगह हिंदी अनुभाग अनिवार्य है। और उन हिंदी अनुभागों में हिंदी अधिकारी, वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, जिसको पहले वरिष्ठ और कनिष्ठ अनुवादक कहते थे, अब उसका डेजिग्नेशन, उसका पदनाम भी सरकार ने बदल दिया है, उनको भी ऑफिसर बना दिया है। अब वो अनुवादक नहीं है, क्योंकि तो अनुवादक नाम से थोड़ी एक दोयम दर्जे की गंध आती थी, तो अब वो भी बदल गया। तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन ऑफिसर अधिकारी, सीनियर हिंदी ट्रांसलेशन या अनुवाद अधिकारी, इंटरप्रेटर यानी तत्काल भाषांतरकर्ता, ये सब फील्ड है जिनमें जा सकते हैं। फिर विज्ञापनों का अनुवाद, फिर तमाम तरह की प्रचार सामग्री का अनुवाद, तमाम तरह के एमएनसीज की कंपनियों में जो सामग्री होती है उनके अनुवाद, ये सब फ्रीलांस ट्रांसलेटर या जॉब में रहकर, सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में रहकर अनुवादक बन सकते हैं। ये सारे काम भी हो सकते हैं। लेकिन ये तय कीजिए, आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि आपके अंदर एक अच्छा टीचर बैठा है, एक अच्छा अनुवादक बैठा है, एक अच्छा हिंदी अधिकारी बैठा है। हिंदी अधिकारी को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंग्वेज करना होता है। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि कार्यान्वयन भाषा का, यानी दफ्तरों में, कार्यालयों में, संस्थानों में कार्य हिंदी में हो, इसके लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन को, सारी फाइलों को, सारी नोटिंग ड्राफ्टिंग को हिंदी में लिखने और लिखवाने की प्रेरणा हिंदी अधिकारी देता है। अनुवाद करता भी है, करवाता भी है। ये सब काम भी उसको करने होते हैं। अब अगर हिंदी शिक्षण में जाना है तो आपको तय करना है कि लिंग्विस्टिकल टीचिंग में जाना है, भाषा विज्ञान के शिक्षण में जाना है, या विदेशियों को हिंदी पढ़ाने के क्षेत्र में जाना है। आजकल हिंदी एज ए सेकेंड लैंग्वेज, हिंदी एज ए थर्ड लैंग्वेज, हिंदी एज ए फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी एज ए फॉरेन लैंग्वेज, इस तरह के टीचिंग के भी आयाम खुल गए और लिंग्विस्टिकल टीचिंग के डायमेंशंस भी खुल गए। अगर भाषा विज्ञान पर अधिकार है, आप उसकी अच्छी जानकारी रखते हैं, तो उसमें भी जा सकते हैं। आजकल क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, इसके माध्यम से भी बहुत सारी संभावनाएं खुलती हैं। आपको स्लोगन लिखना हो, पंचलाइन लिखनी हो, आपको ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए मटेरियल बनाना हो, आपको फिल्मों के डायलॉग्स की तरफ जाना हो, आपको धारावाहिकों की तरफ जाना हो, तो आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, रचनाधर्मिता है, सृजनशीलता है, वो आपको बहुत मदद करेगी। तो आपको ये तय करना है कि आप क्रिएटिव राइटिंग में, क्योंकि
जो बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, हमारे यहाँ भी ग्रेजुएशन में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी क्रिएटिव राइटिंग का एक पेपर होता है, ऑप्शनल होता है, बच्चे चुन सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि जो इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें एक कोर्स ही है पूरा, क्रिएटिव राइटिंग इन हिंदी, क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश, और फिर इसी तरह रेडियो राइटिंग, इसी तरह मीडिया राइटिंग, इस तरह के कोर्सेज हैं। तो आप वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेट अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। उपाधि के साथ डिप्लोमा, सर्टिफिकेट जैसे कोर्स कर सकते हैं, अगर वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है तो बीए के बाद आप एमए करते हुए एमए के साथ साथ भी कर सकते हैं, जैसे 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन अगर आप कर लेते हैं। तो अनुवादक और हिंदी अधिकारी के जितने पद हैं, और हर साल देश में लगभग लगभग 3000-4000 पद इन अनुवादकों के, हिंदी अधिकारियों के, इंटरप्रेटर्स के निकलते हैं, जो एम्बेसियों में, जो कल्चरल सेंटर्स में, जो पार्लियामेंट में, जो विधानसभाओं में, जो नगर पालिकाओं में, इन सब जगह रहते हैं। तो ये संभावनाएं भी रहती हैं। तो आपको क्रिएटिव राइटिंग में जाना है, आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना है, टीचिंग में, अभी बात टीचिंग की कर रहा हूं, मीडिया टीचिंग, क्योंकि मास कम्युनिकेशन के इंस्टीट्यूट भी सरकारी गैर सरकारी बने हुए हैं। तो इन सब को ध्यान में रखकर आप विचार करेंगे। आपको रेडियो के लिए लिखना है, टेलीविजन के लिए लिखना है, सिनेमा के लिए लिखना है, आप पांडुलिपि बना सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप डायलॉग्स तैयार कर सकते हैं, आप गीत तैयार कर सकते हैं, आप साहित्य की जो पंक्तियां हैं, मीरा की, कबीर की, सूर की, तुलसी की, इनके गे रूप को ऑडियो वीडियो में, पेन ड्राइव में तैयार कर सकते हैं। उनका भी बड़ा बाजार है देश विदेश में, पूरी दुनिया में। हिंदी कविता, हिंदी की भक्ति साहित्य, प्रेम साहित्य, नीति साहित्य, मूल्य साहित्य, इनकी बहुत मांग है, तो उस पर भी जा सकते हैं आप। और इन सब के साथ साथ अगर आपको प्राइमरी टीचिंग में जाना है तो आपके भीतर एक उस तरह का टीचर होना चाहिए जो छोटे बच्चों को पढ़ा सके। छोटे बच्चों को पढ़ाने की कला अलग है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की कला अलग है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की कला अलग है, वो सब भी। और डिस्टेंस एजुकेशन, इसमें भी जा सकते हैं आप। ये जो दूरस्थ शिक्षा पद्धति है, जैसे हमारे यहाँ ओपन लर्निंग सिस्टम है, और ऐसे ही इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, हर राज्य में एक एक, दो दो ओपन यूनिवर्सिटियां बनी हुई हैं, वहां भी जा सकते हैं अगर आप उसमें टीचिंग में जाना चाहते हैं। आप अगर पब्लिकेशन में जाना चाहते हैं, आप अगर किताबों के लेखन, प्रकाशन आदि से जुड़ना चाहते हैं, तो सरकारी गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ आप संबद्ध हो सकते हैं। बहुत सी एकेडमियां पूरे देश भर में हैं जहां पर भाषा और साहित्य के जो दक्ष विद्यार्थी हैं, जो निपुण विद्यार्थी हैं, उनको, उनकी जरूरत है। उनको आप प्रूफ रीडिंग में जा सकते हैं, अगर आपको भाषा अच्छी आती है, वर्तनी अच्छी आती है, व्याकरण अच्छा आता है, वाक्य विन्यास आपका ठीक है, और भाषा की समझ आपकी बहुत गहन है, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। बड़ी बड़ी साहित्य एकेडमी है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, हिंदी एकेडमी है, पंजाबी एकेडमी है, ऐसे तमाम तरह की बहुत सारी अकादमियां हर राज्य में, तो उसमें भी जा सकते हैं। इस तरह आप देखें, ये टीचिंग के क्षेत्र थे जिनकी चर्चा मैंने की। अगर आप शोध के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, रिसर्च इन हिंदी, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा विज्ञान, हिंदी मास मीडिया, जर्नलिज्म, इन सब में भी जाना चाहें तो जा सकते हैं। अगर आप एडिटिंग में जाना चाहते हैं, संपादन में, तो आप अखबार से, पत्र पत्रिका से, रेडियो टीवी से, सब जगह संपादक होते हैं, वहां भी जा सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जुड़ना है, टीचिंग में जुड़ना है, तो आपने देखा कि देश भर में हजारों लाखों ऐसे स्टडी सेंटर, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर बने हुए हैं जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। हमारे बहुत सारे बच्चे वहां पर टीचिंग कर रहे हैं, और उनकी टीचिंग में क्या होता है कि जो वो पढ़ाते हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। अगर टीचर उपलब्ध नहीं है तो भी उससे टीचिंग होती है। जैसे आजकल आपने
पिछले 8-10 महीने में इस कोरोना काल में देखा हो कि ऑनलाइन में जो टीचिंग चली है वो बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग से, वीडियो टीचिंग से, लाइव टीचिंग से इस तरह से हुआ है। जैसे अभी हम लाइव बात कर रहे हैं, लेकिन मान लो इसकी मेरे लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, इस रिकॉर्डिंग को आप कभी भी कहीं भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब किया जाता है। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में ये जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जिनको हम हिंदी अनुवाद अधिकारी कह रहे हैं, उनकी एक साल में कम से कम 400 से 500 पोस्ट तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे हम कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं, वो निकालता है अनुवादकों की। बस उसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएशन विद पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जो गवर्नमेंट होना चाहिए, आपको है तो आपको इंटरव्यू भी नहीं देना। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार ने सबऑर्डिनेट सर्विसेज से इंटरव्यू हटा दिया है, तो ये एक बड़ी बात है। आप एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर और नौकरी घर बैठे आपको मिलेगी। प्रैक्टिस करनी होगी, भाषा पर अधिकार अर्जित करना होगा, ट्रांसलेशन की कला स्किल डेवलप करनी होगी, उसके लिए रोज आपको अनुवाद करना होगा। और ये 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन जो हम भारतीय अनुवाद परिषद से कराते हैं, आप वहां अपनी ग्रेजुएशन की उपाधि के बाद आइए, वो डिप्लोमा कीजिए और उसके माध्यम से फिर इन तमाम आयामों की तरफ अग्रसर हो जाइए। आपको 1 या 2 साल के अंदर अंदर हम जो डिप्लोमा कराते हैं, हमारे 70 से 80% बच्चे प्रति वर्ष सरकारी नौकरी में अनुवाद अधिकारी बन जाते हैं। और कितने फील्ड हैं जहां पर अनुवाद अधिकारी बनते हैं? दिल्ली के हर हॉस्पिटल में हमारे विद्यार्थी हैं। संसद में, भारतीय जो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, वहां हमारे 40-50 विद्यार्थी हैं, इंटरप्रेटर भी हैं, अनुवादक भी हैं, जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर। हर हॉस्पिटल में, एयरलाइंस में और तमाम तरह के बैंकों में, देश भर के बैंकों में विद्यार्थी बैठे हुए। ऐसे आप देखेंगे कि मेडिकल साइंस में, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, सिनेमा में बहुत सारे, विज्ञापनों में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। पूरा नोएडा में जो स्टूडियोज हैं, वहां पर वो डायलॉग ट्रांसलेशन, डायलॉग राइटिंग, कैप्शन राइटिंग, पंच लाइन, ये जो प्रोडक्ट बेचने, उत्पाद बेचने के लिए जो प्रोडक्ट लाइन बनती है ना, ये पंच लाइन के ढूंढते रह जाओगे। अब ये इसमें जो एक तुर्शी है, एक जो लहजा है, एक जो शैली है, एक जो भाषा चयन है, ये सब बहुत सारे महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो प्रतियोगी परीक्षा में टीचिंग एक फील्ड है। तकनीकी भाषा प्रयोग का शिक्षण, टेक्निकल, जैसे कंप्यूटर है, अब ट्वीट करना आना चाहिए, ब्लॉग राइटिंग आनी चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए, एनिमेशन आना चाहिए। इन सब में लिपिंग के साथ जो फिल्म दक्षिण भारत में बन रही है, उसका हिंदी में अनुवाद हो रहा है, तो वो जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो वही है, फिल्म वही है, उसको नहीं बदलते। उनकी उस भाषा को म्यूट करके उसकी जगह उनकी लिपिंग देखकर, मुख मुद्रा देखकर, शब्द चयन का वो करके फिर नए डायलॉग हिंदी में बना दिए जाते हैं और वो उनके चेहरे पर फिट कर दिए जाते हैं। तो ये जो टेक्निकल फील्ड ऑफ लैंग्वेज है, यानी एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज है, उसमें दूरदर्शन में, रेडियो में, सिनेमा में, विज्ञापनों में, कंप्यूटर में, एनिमेशन में, इनमें भी आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। इसी तरह विज्ञापन कला, विज्ञापन लिखने, बनाने, डायरेक्ट करने, शूट करने, इनके तमाम तरह की कलाएं हैं जिनमें भाषा के लोग, साहित्य के लोग जा सकते हैं। क्योंकि विज्ञापनों में भी आपने देखा हो, संवेदनाएं होती हैं, भाषा का चमत्कार होता है, शब्दों का सटीक और सार्थक चयन होता है और एक कुल टोटल इम्पैक्ट होता है। ये सब चीजें उसमें काम करती हैं। इसी तरह रेडियो राइटिंग, उसमें समाचार लेखन, समाचार लिखना, समाचारों का अनुवाद करना, समाचार वाचन। आपने देखा हो कि बहुत सारे समाचार पढ़ने वाले लोग कितने लोकप्रिय हुए, है ना? एक नरोत्तम पुरी थे, तो वो मेडिकल फील्ड के डॉक्टर, लेकिन हिंदी में समाचार वाचन करते थे, है ना? प्रतिभा राय
वो भी समाचार वाचन करती थी। ऐसे बहुत सारी, आप टेलीविजन के कुछ पुराने लोगों को याद करें, देखें, गूगल पर सर्च करेंगे तो कितने लोग हैं जो समाचार वाचन से ही इस समाज में, इस देश में, इस दुनिया में लोकप्रिय हुए। उनका अंदाज, उनकी शैली, उनका उच्चारण, उनकी भाषा, ये सब उन्हें कहां से कहां ले गई। अगर कहीं और नौकरी कर रहे हैं, टीचर हो आप, लेक्चरर हो आप, अनुवादक हो आप, हिंदी अधिकारी हो आप, तो भी आप कंट्रेक्चुअल रीडर, न्यूज रीडर बन सकते हैं। एक न्यूज रीडिंग का पैसा अलग से आपको 10,000, 15,000 एक बार का मिलता है, कहीं 5,000 मिलता है, रेडियो में, टेलीविजन में ज्यादा पैसा है। इस तरह आप देख सकते हैं। और फीचर राइटिंग, अगर आपका फीचर लिखने का अभ्यास है, फीचर कहते हैं वह खबर जो मनोरंजक पद्धति से संचारित की जाती है, उसे फीचर कहते हैं। जैसे मान लो ये जो पानी की रेडियां सड़कों पर खड़ी होती हैं, पानी बेचती हैं, ये जहां से पानी भर के आता है वो रेडी वहां पर सील हो जाती है। अगर उसमें मान लीजिए 1,000 लीटर पानी भर दिया तो उसको सील कर देती है कंपनी, क्योंकि वो पानी शुद्ध होता है, मानक होता है और पाश्चराइज होता है और आरओ का होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो हॉकर होता है, पानी बेचने वाला, ये क्या करते हैं कि अगर पानी बिक गया पूरा, तो अब पूरी खाली रेडी लेकर फिर वहां जाएं, फिर भर के लाएं, तो बहुत, वो क्या करते हैं कि वहीं से लोकल कहीं से पानी भर लेते हैं और उस सील को जैसे तैसे फिर से व्यवस्थित कर देते हैं। अब पानी हम पी रहे हैं गंदा, जो कि आरओ वाटर नहीं है, जो कि प्यूरिफाइड वाटर नहीं है, जो कि हार्मफुल वाटर है, जर्म्स हैं उसमें, कीड़े हैं उसमें, इन्फेक्शन है उसमें। तो अब एक फीचर लिखिए आप कि पानी के नाम पर बिकता जहर। अब बिक रहा है, जो जिसको प्यास लगी है गर्मी में, वो तो ये देखता नहीं ना ये पानी कहाँ का है, वो तो ये देखता है पानी की रेडी है और पानी ठीक होगा। तो ये जो चीटिंग होती है, बेईमानी होती है, इस तरह के विषय पर फीचर लिखा। जैसे कोरोना पर बहुत फीचर लिखे गए। अब कितने हमने एक एंजाइटी का, कितने डर का, कितने भय का सामना किया, पूरी दुनिया थर-थर कांपने लगी, पूरी मेडिकल साइंस फेल हो गई। इस और अभी जो एक ट्रेजेडी हुई हमने देखा कल परसों, जो उत्तराखंड में जो हुई है ना? वो जो ग्लेशियर फट गया, या 13 में जो एक नेचुरल डिजास्टर हुआ था, प्राकृतिक आपदा। तो इस तरह के सामयिक समकालीन मुद्दों पर फीचर लिखे जाते हैं। एजुकेशन पर, स्कूलों पर, कॉलेजों पर, टीचिंग पर और टीचर पर, है ना? बच्चों की मानसिकता पर, तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर फीचर, स्त्रियों के मनोविज्ञान के आधार पर फीचर, अभी कृषकों का जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का, उस पर बहुत फीचर आ रहे हैं टाइम टू टाइम। तो ये सब चीजें हैं। अगर आप फीचर लिख सकते हो तो बड़ी सारी फीचर की एजेंसियां हैं, उनके लिए भी लिख सकते हो। वो आपको एक फीचर लिखने का मान लो 3,000 रुपए देते हैं, फिर उस फीचर को वो आगे टाइप करके, कॉलम वाइज सेट करके, देश की पत्र पत्रिकाओं में 50 जगह, 100 जगह बेच देते हैं। आपको 3,000 दिए, हर इंस्टीट्यूशन से 1,000 ले लिया और मान लो 50 जगह बिका, तो 50,000 कमा लिया उन्होंने। ये उनका वो काम है। आप अपनी फीचर एजेंसी भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फीचर लिखने वालों का एक समूह है, तो आप सबसे फीचर लिखवाइए कंटेम्परेरी विषयों पर, मुद्दों पर, कभी वोटिंग पर, कभी अधिकारों पर, कभी महिला अधिकार, कभी बाल अधिकार, कभी कृषि अधिकार, कभी पुरुष अधिकार, कभी विवाह पर, कभी तलाक पर। ऐसे एक के बाद एक रोज दो चार कंटेम्परेरी सब्जेक्ट आ जाते हैं। कभी न्याय पर, कभी अदालतों की भूमिका पर, कभी कार्यपालिका की भूमिका पर, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो वो भी एक बड़ा फील्ड है। पटकथा लेखन में आप जा सकते हैं। आप फिल्मों की कहानियां लिखिए, आप नाटकों, धारावाहिकों की पटकथा लिखिए, आप स्क्रिप्ट को अंतर्भेद कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपनी एक एडिशनल मातृभाषा है, तो वो सोने में सुहागा है। हिंदी, अंग्रेजी, और अगर आपको पंजाबी आती है, आपको मराठी आती है, आपको गुजराती आती है, आपको तमिल तेलुगु आती है, आपको कन्नड़ आती है, आपको असमिया आती है, तो उसमें भी आप अपनी इस अनुवाद कला को आप असमिया से हिंदी में अनुवाद कीजिए, हिंदी से असमिया में कीजिए। आप इसी तरह अपनी मातृभाषा से या में अनुवाद की स्किल डेवलप कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी के बहुत सारे डायमेंशन हैं।
वो फंक्शनल हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी है, वो राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो राजभाषा हिंदी है, वो सृजन की भाषा हिंदी है, वो संपर्क की भाषा हिंदी है, वो टेक्निक की भाषा हिंदी है, वो विधि की शब्दावली और विधि की भाषा हिंदी है, लीगल फील्ड्स की, न्याय शास्त्र की, बैंक की हिंदी, बीमा की हिंदी, वित्त की हिंदी, वाणिज्य की हिंदी, इसी तरह विज्ञान की हिंदी, शासन प्रशासन की हिंदी, इन सब में आप देख सकते हो। तो मनोरंजन की हिंदी, और इन सब में आप अपनी स्किल, अपनी प्रतिभा किधर आप ले जा सकते हो। आप मल्टी डायमेंशनल भी बन सकते हो, बहुआयामी व्यक्तित्व रोजगार की दृष्टि से अपना बना सकते हो। मान लो मैं टीचर हूं और मैं टीचर होने के नाते केवल टीचिंग करूं, अगर इससे संतुष्ट हूं तो वह एक पक्ष है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ट्रांसलेशन भी करता हूं, मैं ट्रांसलेशन के विषय में पढ़ाता भी हूं, मैं मीडिया में भी लिखता हूं, मैं रेडियो टीवी में भी जाता हूं, तो सब जगह से आपका धनार्जन का रास्ता बनता है। तो आपकी प्रतिभा प्रखर होती है, आपका अभ्यास बनता है, और दिन प्रतिदिन आप पहले से बेहतर होते चले जाते हैं। इस तरह मित्रों, इंटरप्रेटर होते हैं, तत्काल भाषांतर करता। आपने देखा हो फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, बड़े बड़े टीम आती हैं, राजनेता आते हैं, उनके साथ उनका उनके वक्तव्य का, उनके मंतव्य का, उनके भाषण का तत्काल भाषांतरण करने वाले लोग होते हैं। हमारे यहाँ से राजनेता विदेशों में जाते हैं, तो मोदी जी जब जाते हैं, प्रधानमंत्री अपनी भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। अगर मान लो जापान में भाषण दिया, तो वहां जापानी में अंतरण करने वाले या लिप्यंतरण करने वाले या तत्काल भाषांतरण करने वाले लोग रहते हैं, पूरी टीम रहती है, वो हाथ के हाथ करते हैं। तो ये, इसको आशु अनुवाद भी कहते हैं, तत्काल अनुवाद। ये बहुत बड़ा स्किल है। एम्बेसियों में, कल्चरल सेंटर्स में, हॉस्पिटैलिटी में, यानी हॉस्पिटल आदि में, और किसमें, बड़े बड़े होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी जहां आओ भगत होती है, स्वागत होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में, इन सब में जरूरत है इनकी। और सबसे बड़ी जरूरत टूरिज्म में, पर्यटन में, जो जब विदेशी लोग आते हैं हमारे यहाँ घूमने, तो उनको इंटरप्रेटर चाहिए होता है, क्योंकि उनको तो नहीं, हमारी भाषा नहीं आती, तो उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके वो बताता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सारे फील्ड हैं जहां पर आप अपनी लिए रोजगार की संभावनाएं खोज सकते हैं। अगर आप मीडिया में स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं विशेष रूप से, तो आपको तय करना होगा, आप प्रिंट मीडिया में आपकी अभिरुचि है, अखबार में, पत्र में, पत्रिका में, और अगर आपकी रुचि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो रेडियो में, टेलीविजन में, इंटरनेट में, कंप्यूटर में, ट्विटर पर, और इसी तरह से तमाम तरह के ऐसे मंच हैं जहां पर आप जा सकते हैं। आप धारावाहिकों में जाएं, आप साक्षात्कार, एक स्किल डेवलप कर लें इंटरव्यू लेने की, रेडियो के लिए, टीवी के लिए। अब तो लोगों ने अपने अपने चैनल्स बना लिए हैं। इस 10-11 महीने की आपने देखा हो यूट्यूब पर कितने चैनल्स आ गए, लोग अपने इंडिविजुअल चैनल्स बना रहे हैं, उसमें अलग अलग कोर्सेज के लिए पाठ्यक्रम डाल रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, साक्षात्कार ले रहे हैं उनके, और संस्मरण आदि पर बात कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, चर्चा परिचर्चाएं हो रही हैं। रोज टीवी पर हम देख रहे हैं, हर चैनल पर 4-4, 6-6 डिबेट होती हैं, बहुत सारे पैनलिस्ट आ जाते हैं, उनसे चर्चा परिचर्चा होती है। आप संवाददाता बन सकते हैं, आप एडिटर, को एडिटर, असिस्टेंट एडिटर, आप प्रूफ रीडर और पेज मेकर, ये तमाम तरह के काम हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाकर आप कर सकते हैं, तो उनको भी देख सकते हैं। आप रनिंग कमेंट्री, जिसको हम आंखों देखा हाल कहते हैं, रनिंग कमेंट्री रेडियो पर भी आती है, टेलीविजन पर भी आती है, खेलों की भी आती है, क्रिकेट की, फुटबॉल की, टेनिस की, या इंडोर आउटडोर गेम्स की, या जब नेशनल इंटरनेशनल गेम्स होते हैं तब आप देखिए कितना धूमधाम मची होती है कमेंटेटर्स की। और यही नहीं, इन सब के साथ साथ आप जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इस तरह के इवेंट्स की कमेंट्री भी होती है। अगर कोई फॉरेन डेलीगेशन आ रहा है, कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, विज्ञान भवन में कोई मीटिंग हो रही है, उनके भी रनिंग कमेंट्री साथ साथ चलती रहती है। तो ये सब भी फील्ड है। उसके लिए जैसा मैंने पहले ही कहा था कि उच्चारण बढ़िया हो, शब्द चयन बढ़िया हो, आपको भाषा पर अधिकार हो, एक एक आर्ट के रूप में, एक साइंस के रूप में आप भाषा को पढ़ें और सीखें। तो
एप्रोप्रिएट सिलेक्शन आपको आना चाहिए। इन सब तमाम बातों को आप सोच सकते हैं। सरकारी गैर सरकारी स्तर पर बहुत सारे हजारों तरह के विज्ञापन है। अगर आपके पास विज्ञापन लेखन की कला है तो नौकरी के विज्ञापन सरकारी या गैर सरकारी आपने देखे होंगे। जनहित के विज्ञापन, लोकहित के विज्ञापन सरकारी या गैर सरकारी, जैसे मद्य निषेध का है, जैसे वोटिंग राइट का है, जैसे कोरोना प्रोटेक्शन का है, ऐसे तमाम तरह के। और इसी तरह खरीदने बेचने के विज्ञापन, किराए के विज्ञापन, मकान किराए पर लेने और देने के विज्ञापन, इसी तरह जीवन मरण के विज्ञापन, इसी तरह खोने और पाने के विज्ञापन, इसी तरह जन जागरण के विज्ञापन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति अधिकार जागृत करने के विज्ञापन, नियमों और कानूनों के विज्ञापन, इसी तरह पोलियो ड्रॉप्स के या मद्य निषेध के, शराब आदि की बंदी के, या डिसिप्लिन के, या अभी हम देख रहे हैं मास्क वियर करने के, सैनिटाइज करने के, ये तमाम तरह के विज्ञापन है। तो एक से एक बड़ा क्षेत्र या एरिया आपको मिलेगा। बड़े बड़े स्टारडम जो है वो हिंदी में आपको मिलेंगे। जो लोग आज तक चैनल पर या रेडियो के चैनल्स पर या जो यूट्यूब के चैनल्स पर आप देखेंगे, वो बहुत बड़ा पैसा उनको मिलता है। उनकी वो जो चैनल्स को लोकप्रिय कर देते हैं अपनी भाषा से, अपनी प्रस्तुति से, अपने डिबेट आदि की कला से, इन सब से। तो कैसे विश्व स्तरीय पब्लिकेशन को, विश्व स्तरीय जर्नलिज्म को, टूरिज्म को, होटल कल्चर को, मैनेजमेंट को, आजकल तो एमबीए इन हिंदी भी होने लगी है, आजकल इंजीनियरिंग भी हिंदी में होने लगी है, इसी तरह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इसी तरह फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, इन तमाम क्षेत्रों में भी आप देख सकते हो कि रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। अब हिंदी वो केवल एक टीचिंग तक सीमित नहीं रह गई है, वो अब प्रवासी लेखन हिंदी में खूब हो रहा है, पंच लेखन, लाइन राइटिंग बहुत हो रही है ना। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ए बिग स्मॉल कार। अब ए बिग स्मॉल कार, ये एक कार की पंच लाइन है। इस पंच लाइन को अब हिंदी में लाना है तो आपके पास एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए, भाषा का चयन होना चाहिए, शब्द विधान होना चाहिए, तत्काल भाषा अंतरण करने की शक्ति होनी चाहिए। ये प्रैक्टिस से आएगा। अब ए बिग स्मॉल कार, अगर हम कहेंगे एक बड़ी छोटी कार तो बहुत हास्यास्पद बन जाएगा। तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, ये हमें देखना है कि उतना ही प्रभावी हो जिससे वो कार बिक सके। तो एक ऐसी कार जिसमें समाये आपका पूरा परिवार, तो हो गया ए बिग स्मॉल कार। या छोटी कार बड़ा आकार, मान लो ऐसा हो गया तो बढ़िया सुंदर विज्ञापन बन गया। तो ये स्लोगन राइटिंग, पंच लाइन राइटिंग और जो लिटरेरी मटेरियल है उसकी लेखन की कला, और इसी तरह कमेंट्री की बात हमने की, उद्घोषणा कला, जो मंच संयोजन करते हैं, संचालन करते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में, उनको बहुत पैसा मिलता है। एक एक डेढ़ घंटे का मंच संचालन करने, 2 घंटे का मंच संचालन करने के लिए कोई 50,000 लेता है, कोई 1 लाख लेता है। बहुत बड़ा क्षेत्र है। अगर आपको हास्य रस की कविता लिखनी आती है, प्रस्तुत करनी आती है, तो ये बहुत बड़े-बड़े हास्य रस के जो व्यंग्य करने वाले जो कवि हैं, मंच के जो कवि हैं, ये बहुत लाखों रुपया कमाते हैं। 4 कवि लेकर गए और एक 3 घंटे का कवि सम्मेलन कर दिया, और एक एक पैकेज होता है कि साहब कितने पैकेज का कवि सम्मेलन कराना है। आपको 2 लाख का कराना है, आपको 5 लाख का कराना है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। अगर मान लो विदेश में बुलाया 5 कवियों को, आने जाने की टिकट देते हैं, हवाई जहाज की, रहने खाने पीने की होटल में व्यवस्था करते हैं और 5 लाख 10 लाख रुपए देते हैं। तो है क्या, आपके पास जो क्रिएटिविटी है, जो रचना धर्मिता है, उसका सदुपयोग है, उसका दोहन है। और अच्छी बात है अगर हमें ये सब चीजें भी आती हैं। तो कमेंट्री, आपने देखा हो कि जो कमेंटेटर होते हैं वो भाषा का चयन कैसे करते हैं, शब्दों का चयन कैसे करते हैं, वाक्य विन्यास कैसे बनाते हैं, वाचन कला, कविता को पढ़ने की कला, कहानी को पढ़ने की कला, नाटक आदि को मंचन करने की कला, अभिनय करने की कला, ये सब भी देख सकते हैं। डबिंग, जब हम स्क्रीन पर, टेलीविजन पर देखते हैं कि दक्षिण की फिल्म आ रही है, हमने
टाइटैनिक हिंदी में देखा, अब हिंदी में उसकी डबिंग थी, उसके उसके डायलॉग्स हिंदी में कर दिए थे और वो अरबों खरबों रुपए कमा लिया उसने। हमारी जो बाहुबली फिल्म है वो दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने के रिकॉर्ड तोड़ने वाली फिल्म बन गई, क्योंकि उसका अनुवाद न केवल देश की हर भाषा में अपितु विदेशों की कई भाषाओं में हुआ और वहां उसका प्रदर्शन हुआ। तो इसका मतलब भाषा में, अनुवाद में और टेक्निक में अगर एक तारतम्यता बन जाती है, आपको कंप्यूटर आता है तो आप कंप्यूटर से कितने तरह के काम भाषा के कर सकते हैं, साहित्य के कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। गायन कला, अगर आपके पास कंठ अच्छा है, ईश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे गीत लिख सकते हैं, गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। सूर तुलसी को गाकर बेच सकते हैं, खूब बेचा गया, अभी भी चल रहा है। रोज नए नई ऑडियो वीडियो मार्केट में आ जाती हैं, अलग अलग शैली में आती हैं, कभी सूफी गायन शैली में आती है, कभी संत गायन शैली में आती है, कभी आधुनिक गायन शैली में आती है, कभी वाद्य यंत्रों के साथ आती है। इस तरह आप देख सकते हैं। संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग्स, ये अगर हमारे पास आती है, उसकी टेक्निक आती है। आपने देखा फिल्मों में कितने डायलॉग राइटर्स हैं जो कहां से कहां पहुंच गए, जमीन से आसमान तक पहुंच गए। संवादों के कारण उन्हें ख्याति मिली, लोकप्रियता मिली। तो ग्रीटिंग कार्ड्स राइटिंग अगर आपको आती है, जो ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, पहले एक जमाने में एक दो तरह के ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, अब तो कोई इशू हो, कोई मुद्दा हो, कोई विषय हो, उस पर ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा। सुख का भी, दुख का भी, अफसोस का भी, बधाई का भी, सबके ग्रीटिंग कार्ड्स हैं। तो उसमें कविताओं के अनुवाद होते हैं, कोटेशंस के अनुवाद होते हैं, कभी बंगला से हिंदी में, कभी हिंदी से बंगला में, कभी फ्रेंच से हिंदी में, कभी हिंदी से फ्रेंच में। तो अब इतना बड़ा बाजार है। अब ये तो बाजारवाद का युग है, आप जानते हैं। और बाजारवादी संस्कृति ने भाषा और साहित्य को भी व्यापार की दृष्टि से खोल दिया है। इसलिए पोस्टर राइटिंग, बैनर राइटिंग, होर्डिंग राइटिंग, ये सब भी देख सकते हैं। और रेडियो वार्ता आदि के लेखन की दृष्टि से स्क्रिप्ट लिखना, अब रेडियो चैनल्स बहुत सारे हैं, उनमें बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, पुरुषों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, इस तरह टेली ड्रामा की तरफ जाना चाहे, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा की तरफ जाना चाहे, वहां भी जा सकते हैं। और रेडियो नाटक एक बड़ी विधा है। याद कीजिए, बहुत सारे रेडियो नाटक लिखने वाले और प्रसारण करने वाले हमारे यहाँ रेडियो पर प्रसिद्ध हुए, है ना। रेडियो झूठिस्तान बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, रेडियो ड्रामा। और बहुत सारे हवा महल आप रात को सुनते होंगे 9 बजे के आसपास, बरसों पुरानी परंपरा है, चल रहे, उनको लिखने वाले, उनको एक्ट करने वाले, ये सब भी। तो इनके बारे में भी सोच सकते हैं। संभाषण कला, बॉडी लैंग्वेज, हिंदी के माध्यम से जो लेखन हो रहा है, जो किताबें आ रही हैं, वो बॉडी लैंग्वेज पर भी आ रही हैं। और एक बहुत बड़ा फील्ड है कोश निर्माण कला का क्षेत्र। डिक्शनरी कैसे बनाई जाए, लेक्सिकोग्राफी को कैसे तैयार किया जाए, मुहावरों की डिक्शनरियां, लोकोक्तियों की डिक्शनरियां, शब्दों की डिक्शनरियां, शब्दावलियों की डिक्शनरियां, प्रयोग की डिक्शनरियां, शब्द प्रयोग की, वाक्य विन्यास तैयार करके। और यही नहीं, व्याकरणिक कोटियों की डिक्शनरियां बन रही हैं अब, जैसे संज्ञा कोश, जैसे विशेषण कोश, ये भी बन रहे हैं अब, व्युत्पत्ति कोश, ये भी बन रहे हैं अब। इस तरह से खेल के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में हम देख सकते हैं। अगर हम टेलीविजन को ध्यान से देखें तो जियोग्राफी चैनल्स देखिए, हिंदी में कितने लोकप्रिय हो गए, और कितने बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष सब बैठकर देखते हैं और बड़ा आनंद आता है। पोगो चैनल देखिए, कार्टून फिल्म्स देखिए, एनिमेशन फिल्म्स देखिए, और फिल्मों के रूपांतरण देखिए। इसी तरह ये आपने देखा हो, श्री गणेशा फिल्म बनी, जय हनुमान फिल्म बनी, हमारे धारावाहिक देखिए, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे चाणक्य हो, तमाम तरह के जो साहित्य की किताबों पर धारावाहिक बने, चाहे चरित्रहीन हो, आप उनको देखें, या आवारा मसीहा हो, या मैला आंचल हो, या प्रेमचंद की कहानियों पर फिल्में बनी, नाटक बने, धारावाहिक बने। कविता का अंतरण गद्य में और गद्य का अंतरण कविता में, जिसको हम रूपांतरण कहते हैं, रूप फॉर्म का ही बदल देना। कामायनी को कैसे मंचित किया गया, आंसू को जो गे रचना है उसको कैसे मंचित करना, ये सब भी। तो ये सब गूगल के माध्यम से, और हिंदी के तरह तरह के एप्स के माध्यम से, ब्लॉग्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से, वेब राइटिंग के माध्यम से, तमाम तरह के ट्विटर के माध्यम से,
और अगर प्रवासी लेखन आपके पास है, विदेशियों के लेखन की समीक्षा आपके पास है, तो समीक्षा की दुनिया में बहुत सारी संभावनाएं हैं, उनमें भी आप देख सकते हैं। तो हिंदी में बच्चों बहुत अपार संभावनाएं रोजगार की, रोजी रोटी की हैं। आपको केवल एक बार यह मन से, वचन से, कर्म से अपने को तैयार करना है, संकल्प लेना है कि मुझे किधर जाना है, मुझे क्या करना है। और अगर आप आगे निकलते चले जाएंगे, निरंतर अभ्यास करते चले जाएंगे, आत्मविश्वास बिल्ड करेंगे, किसी के कहने में, किसी के बहकावे में मत आइए कि हिंदी में रोजगार नहीं है। हिंदी में जितने रोजगार हैं, जितने पद हैं, जितनी संभावनाएं हैं, उतने विज्ञान में भी नहीं है, उतने तकनीक में भी नहीं है। वो एक समय था कि कंप्यूटर में एक बूम आया, लेकिन वो बूम खत्म हो गया। तो अब अगर भाषा से और साहित्य से इलेक्ट्रॉनिकल जो डिवाइसेस हैं, जो डेवलपमेंट है, इनको जोड़ते चले जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से आत्मनिर्भर होंगे, रोजी रोटी की दृष्टि से आपको लाभ मिलेगा और आप कॉन्फिडेंट होकर मल्टी डायमेंशनली बन जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने आपके सामने रख दी। इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपने को तैयार कीजिए। शब्दावली निर्माण का काम, दुभाषीय का काम, डबिंग का काम, वेटिंग का काम, रूपांतरण का काम, कोश विज्ञान का काम, अनुवाद का काम और सृजनात्मक लेखन का काम, ये सारे काम है। वाचन कला, उच्चारण कला, कंप्यूटरीकरण, क्रिएटिव राइटिंग और इसी तरह वैचारिक लेखन, संभाषण कला, देह भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज, पांडुलिपि स्क्रिप्ट राइटिंग और इसी तरह विज्ञापन राइटिंग, इसी तरह डीवीडी और सीडी निर्माण, इसी तरह यूट्यूब पर चैनल्स बनाने का काम, ये तमाम तरह के काम हैं जो आपको रोजी रोटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो इन बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं और अब आप यदि चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें, कोई चर्चा परिचर्चा करना चाहें, तो आपका स्वागत है। आपकी शंकाएं होंगी तो उसमें बात करें। धन्यवाद सर, इस रोचक, ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण, मुझे लगता है निश्चित रूप में बच्चों को हिंदी में रोजगार की संभावनाओं को लेकर एक विस्तृत और व्यापक फलक की तरफ आपने बच्चों को मुखातिब करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप में बच्चे इस कार्यक्रम के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से, जो हिंदी के प्रति बच्चों के मन में जो शंका, जो डाउट्स हैं, वो निर्मूल हुए होंगे। जहां तक है, कुछ बच्चों के प्रश्न हैं सर, मैं आपके सामने रख देता हूं, आप चाहें तो उनके जवाब दे सकते हैं। एक बालक का प्रश्न है सर कि सामान्यतः प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत, खासतौर से यूपीएससी का प्रश्न है कि यूपीएससी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि हिंदी को जिस तरीके से तवज्जो देनी चाहिए वो नहीं दी जाती है, तो अंग्रेजी मीडियम को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो इसके संदर्भ में एक प्रश्न आया हुआ है सर। नहीं नहीं, ये बेटा ये भ्रम है आपका। अब कम से कम विगत कुछ वर्षों से ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी वालों को तवज्जो ज्यादा दी जाती है। हिंदी माध्यम से न केवल हिंदी सब्जेक्ट लेकर अब तो अन्य सब्जेक्ट्स में आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो मेरे ही अंडर उसने पीएचडी कर रहा है, एमफिल किया के आया के माध्यम से ऐसी बड़ी संख्या में हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं में या सिविल सर्विसेज में तमाम तरह के एग्जामिनेशंस में जाने वाले बच्चे अच्छे माने मेरिट लेकर निकलते हैं और उनको बहुत अच्छी जॉब्स मिल रही हैं, बहुत अच्छी नौकरियां मिल रही हैं। आप किसी के बहकावे में मत आओ। लोग ना इस तरह के र्यूमर्स बहुत फैलाते, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपके सामने विकल्प खुले हुए हैं। अब तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जितने भी तरह के, उन सब में 22 भारतीय भाषाओं में पेपर देने की सुविधा दी जा रही है। ये संभावनाएं भी अब उजागर हो गई हैं। जैसे टीसीएस एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, वो बहुत बड़े बड़े एग्जाम देश के इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर कराती है। उसमें आपको चॉइस देनी होती है। ये जो नेट है, स्लेट है, ये भी आप इसी तरह की एजेंसियां करा रही हैं। एनटीएम है, नेशनल ट्रांसलेशन नेशनल एग्जामिनेशन कराने वाली जो बॉडी है, वो ये भी सब मिलकर आपको विकल्प दे रहे हैं कि किस भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए।
उस भाषा में क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आपको उसका कोड मिलेगा, आप डिकोड करेंगे तो आपको आपकी भाषा में पेपर मिलेगा। आपके साथ में जो बैठा हुआ बच्चा है उसको उसकी भाषा में पेपर मिलेगा, पेपर सेम है, माध्यम अलग है। तो ये तमाम तरह की सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। अब वो बात नहीं रही है जो पहले कभी होती थी कि हिंदी के साथ सौतेला व्यवहार होता था या भारतीय भाषाओं के साथ सौतेला व्यवहार होता था। जी, जी। एक और अन्य प्रश्न है सर, वर्षा कुमारी पूछ रही हैं कि ट्रांसलेशन के फील्ड में जाने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस होता है? बेटा आपको बीए की उपाधि आपके पास होनी चाहिए किसी भी विषय में, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और इसलिए ये जो डिप्लोमा कोर्स है जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, जो अनुवादक, जूनियर सीनियर ट्रांसलेटर, हिंदी अधिकारी आदि पदों के लिए, इंटरप्रेटर आदि के लिए जिस डिप्लोमा की जरूरत होती है वो 1 ईयर पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन होता है। उसके लिए मैंने बताया था आपके पास अगर ग्रेजुएशन की उपाधि है, डिग्री है, तो आप इसके बाद उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वो 1 एकेडमिक ईयर का कोर्स होता है। और भारतीय अनुवाद परिषद कनॉट प्लेस में बंगाली मार्केट के पास एक संस्था है जो इस कोर्स को कराती है। भारतीय विद्या भवन में भी यह कोर्स होता है। अभी भारतीय विद्या भवन में कोरोना के कारण इस साल एडमिशन नहीं हो पाए, लेकिन अनुवाद परिषद में ये कोर्स अभी ऑनलाइन चल रहा है और अब जून जुलाई में नए बैच के एडमिशन शुरू होंगे। तो आप संपर्क कर सकते हैं बंगाली मार्केट के पास भारतीय अनुवाद परिषद ललित होटल के सामने है। आप जून जुलाई में वहां संपर्क करके फॉर्म भरिए, इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है और उसके बाद मार्च अप्रैल तक कोर्स संपन्न हो जाता है। तो ये उसका प्रोसीजर है। एक बालक और है सर, उनका प्रश्न है कि एजेंसी बनाना चाहता हूँ फ्यूचर के संदर्भ में, हाँ तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बेटा, इसके लिए आपको जो फीचर लेखन में दक्ष लोग हैं उनका एक ग्रुप बनाओ। जैसे कोई पॉलिटिकल फीचर लिखता है, कोई इकोनॉमी यानी फिनेंशियल फीचर्स लिखता है अर्थव्यवस्था पर, कोई राजनीति पर लिखता है, कोई इतिहास पर लिखता है, कोई जियोग्राफिकल चैनल्स पर लिखता है या जियोग्राफी पर लिखता है। इस तरह के तमाम स्पेशलाइज्ड फील्ड है। कोई एजुकेशन पर लिखता है, कोई कल्चर पर लिखता है। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना लो और फीचर लिखो, उसको कंप्यूटर पर टाइप करके, उसको कॉलम वाइज तैयार करके, और आप अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में संपर्क करो कि ये हमारी फीचर एजेंसी है, हम टाइम टाइम पर कॉन्टेम्परेरी इश्यूज पर फीचर लिखते तैयार करते हैं, आप हमें बताइए, हम आपको फीचर देंगे। तो एक तरह से वो आपकी फीचर की बिक्री की दुकान बन जाएगी एजेंसी। आप फीचर बेचो, अपने एक फीचर को आप 5,000 में बेच दो, भले ही आगे वो उसे 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में बेच दें, वो जो भी करें वो करते रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। या आप अगर लिखते हैं तो आप फीचर एजेंसी से कांटेक्ट करें और उनको अपना फीचर दे दें, वो आपको 2,000, 3,000, 4,000 दे देंगे, वो आगे उसे बेचते रहेंगे, ये उनका काम है, ये आपको तय करना है। ऐसी ही अनुवाद की एजेंसी आप बना सकते हो घर में। आप 10 भाषाओं के अनुवादक जोड़ लो, उनका समूह बना लो, लेकिन होने चाहिए मतलब क्वालिटी ट्रांसलेटर और क्वालिटी फीचर राइटर्स। आपके फीचर्स पढ़कर लोग कूड़े में फेंक दें, आपका अनुवाद पढ़कर लोग कूड़े में फेंक दें, तो आपकी तो दुकानदारी खत्म हो गई। आपको अपनी मार्केट बनानी, श्रम करना है, साधना करनी है आपको, और बेस्ट बनाना है उसको, ताकि आपका प्रोडक्ट बिके। ये तो आप जानते हो कि बाजार में, बाजार का नियम क्या है, जो क्वालिटी बढ़िया देता है, पैसे भले ही ज्यादा ले, हम कहते हैं ना, चीज बढ़िया होनी चाहिए, पैसे जो मर्जी ले लो, क्योंकि अब तो प्योरिटी और क्वालिटी इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो अनुवाद में भी, भाषा में भी, फीचर्स में भी आप इन बातों को ध्यान में रखकर चल सकते हैं। मैं डॉक्टर प्रभात शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सर के व्याख्यान के संदर्भ में 2 बातें कहें बच्चों को, और उसके बाद में मैं सतप्रिय पांडे जी को बुलाना चाहूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि सर का वो धन्यवाद ज्ञापन करें। नमस्कार सर, मैं प्रभात। ये मेरा सौभाग्य है और हम सबका ही सौभाग्य है, क्योंकि हम में से यहाँ जितने भी टीचिंग फैकल्टी से लोग हैं सब आपके ही विद्यार्थी हैं। मैं फर्स्ट ईयर को यहाँ मध्यकाल पढ़ाता हूँ, तो
मध्यकाल पर जो आपका कार्य है, जो सीखा है आप सबसे, निश्चित तौर पर वही आगे हम बच्चों के साथ आगे बाँट पा रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। पर लेकिन आज का जो विषय है, मैं उसके संदर्भ में आपका जो वक्तव्य है बहुत ही सार्थक, सारगर्भित वक्तव्य है, और शायद जितने भी फ़ील्ड हो सकते हैं आपने सभी फ़ील्ड को छुआ है। एक, क्योंकि हम भी विद्यार्थी हैं आपके और लगातार सीख रहे हैं, और आपको देखते पढ़ते आए हैं। मेरा भी एक सवाल है, मैं उस पे पहले सवाल पूछ लूँ फिर मैं थोड़ा-सा बात करूँ। सर, मेरा एक सवाल ये है कि कोरोना के बाद हम देखते हैं कि ऑनलाइन कंटेंट का जो स्तर है वो लगातार बढ़ा है, और शायद भविष्य में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन पढ़ना या ऑनलाइन डिग्रियाँ हासिल करना, ये सबसे बड़ा क्षेत्र बनने भी जा रहा है। पैसा भी इसमें सबसे ज़्यादा होगा। मुझे अच्छे से मालूम है कि यूट्यूब पर अगर हम जाएँ या ऑनलाइन कंटेंट की, वीडियो कंटेंट की हम बात करें, तो आपके जो वीडियो हैं हज़ारों-हज़ारों लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं। मैं देखता हूँ कि अगर अगर वही आपका चैनल होता या कोई और उसको पैसा कमाने के उद्देश्य से उसको तैयार कर रहा होता, तो हज़ारों रुपया उससे कमा रहा होता। तो यूट्यूब पर इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट का आपका अपना एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस तब है जब कोरोना भी नहीं आया था, मतलब बहुत लंबे समय से इग्नू और इस तरह की चीज़ों से आप कंटेंट को एक तरह से डिजिटल फॉर्म में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका अनुभव कैसा है और इसमें आगे क्या संभावनाएँ आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि हम यूट्यूब पर चैनल बनाकर क्या इस तरह की चीज़ों को आगे बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं? देखो डॉक्टर प्रभात जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो जिस जिस मेरे ऑडियो वीडियो प्रोग्राम्स की बात की उसके संदर्भ में मुझे ये लगता है कि अभी जो 10-11 महीनों में ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग का जो सिस्टम चला है, ये वास्तव में हमारी व्यवस्था का की देन है। हम मजबूर हो गए, वरना जो सुख है वो फेस टू फेस क्लास टीचिंग का और लर्निंग का, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है। वो एक एडिशनल हेल्पिंग मटेरियल है। उस मटेरियल से लाभ बहुत होता है। दुनिया भर में, न केवल भारत में, विदेशों में भी जो लोग 150 से ज्यादा, 133 से ज्यादा यूनिवर्सिटियां हैं जहां हिंदी में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च आदि कराई जा रही है। वो बच्चे उन चैनल्स पर, मेरी वो जो वीडियो है जो अभी लगभग यूजीसी के चैनल पर, जो व्यास चैनल है, उस पर लाइव टेलीकास्ट होता है, वो 1 घंटे का लेक्चर, और मैं पिछले 10 सालों से लगभग कर रहा हूं। अभी मेरे 500 से ज्यादा लेक्चर उस पर हो चुके हैं, मोर देन 500, जो यूजीसी चैनल के हैं। वो पूरी दुनिया में उनके माध्यम से क्लास में टीचिंग चलती है। लेकिन टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाते पढ़ाते बताता है कि देखो इस पर ये प्रोग्राम है, इसको जरूर देख लो, उससे आपको लाभ होगा, तो बच्चों तक वो चीज कम्युनिकेट भी होती है और उन्हें एक सोर्स भी मिल जाता है, ऑथेंटिक या प्रामाणिक, जो टीचर बताता है। क्योंकि ये तो आप मान लो कि बच्चों के लिए टीचर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, बच्चे भी सुन रहे होंगे, उनको अच्छा लगेगा। मेरी बेटी जो है वो जब स्कूल में थी, तो वो हिंदी की उसकी कॉपी बाई चांस ऐसे ही बैठे बैठे बात करते करते मैंने कॉपी उठाई और मैंने खोलनी शुरू की, तो देखा कि उसमें 3-4 जगह जो वर्तनी की अशुद्धियां थी, गलती थी, उसको भी टीचर ने ठीक किया हुआ था। अब मैंने उससे कहा कि बेटा ये तो गलत है शब्द और तुम्हारी टीचर ने ठीक कर दिया है। तो वो कहने लगी कि आप मेरी टीचर से ज्यादा जानते हो क्या? वो मुझसे आप मेरी टीचर जितना जानती है उतना आप नहीं जानते। उसने जो किया है वो ठीक किया है। वो बहस कर रही, तो मैंने उसको कहा बेटा ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात मानो, डिक्शनरी देखो, ये गलत है। लेकिन वो एडमेंट थी कि नहीं साहब, टीचर ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। तो मैंने उसकी कॉपी पर एक नोट लगाकर भेजा कि तुम कल अपनी टीचर को जाकर कहना कि मेरे पापा ने कहा है कि ये गलत है, इसको ठीक करवा दो। तो वो बहुत, मतलब थके हुए मन से, उदासीन मन से वो ले तो गई। वो चाहती नहीं थी, लेकिन वो ले गई। उसने जाकर टीचर को कहा डरते डरते, उसने कहा टीचर नाराज हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खैर,
वो गई, उसकी टीचर ने जब वो देखा मेरा नोट, तो उसने उससे पूछा मेरी बेटी से कि आपके पापा क्या करते हैं? तो उसने कहा वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। कि उनका, उस टीचर ने कहा क्या वो डॉक्टर पीसी टंडन है, वही है? उसने कहा हाँ, वो मेरे पापा हैं। तो उसने कहा वो मैं तो उनकी स्टूडेंट हूँ। अब उसका रवैया बदल गया बेटी का एकदम, कि वो टीचर जो है वो मेरी स्टूडेंट है। तो उसने फिर लिख कर कहा कि सर मुझसे गलती हुई और ये वर्तनी की अशुद्धियां छूट गई। दरअसल हम टीचर्स के पास बड़ा लोड होता है, बड़ा प्रेशर होता है, बड़ी कॉपियां चेक करनी होती हैं, इसलिए गलती से रह गई वगैरह वगैरह। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम बीइंग ए टीचर बच्चों के मनोमस्तिष्क पर अपना जो प्रभाव छोड़ते हैं, अपनी जो छाप छोड़ते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो आपने अगर क्लास में बच्चे को बताया कि भाई हिंदी साहित्य के इतिहास पर ये वीडियो अवेलेबल है, इनको देख लो, तो बच्चा दौड़कर उधर जाता है। अभी बच्चे बहुत, आज से 10-11 महीने पहले तो ऑडियो वीडियो से उतने फेमिलियर थे ही नहीं, वो तो बहुत कम लोग जानते थे। अब इस कोरोना ने कम से कम इस टेक्निक को बच्चों तक पहुंचाया। अब हमारे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने चैनल यूट्यूब पर बना दिए और वो प्रोग्राम रिकॉर्ड कर करके डाल रहे हैं। मैं भी कभी कभी उनको देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, चलो एक नया डायमेंशन स्टूडेंट्स के पास आ गया अपने को व्यक्त करने का। मैंने प्रारंभ में ही, आपने ध्यान दिया होगा, लेक्चर में कहा था कि 4 कंपोनेंट बहुत जरूरी हैं: बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, ये आना चाहिए। इस माध्यम ने बच्चों में ये वृत्ति तो डेवलप की है, इसलिए ये एक सुखद पक्ष है। और सरकार भी चाहती है, व्यवस्था भी चाहती है कि इस तरह की डिवाइसेस से, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिकल डेवलपमेंट से, ऑडियो विजुअल से, लाइव लेक्चर से, डिस्कशन से हम अपने विद्यार्थियों को, जो घर बैठकर पढ़ना चाहते हैं, जो काम डिस्टेंस एजुकेशन के लिए एक बहुत सीमित दायरे में था, अब वो बहुत बढ़ गया। अब वो सारे सिस्टम भी हमारे यहाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है SOL, अब वो भी अपने प्रोग्राम्स, अपना रेडियो चैनल उन्होंने बना लिया, चल रहा है। तो इसका मतलब ये है तो सही। भले ही कभी कभी क्या होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जरूरत पड़ी और हमने इन चीजों को अपनी दैनिकचर्या का हिस्सा बना लिया, तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। जैसे नाटक से या किसी तरह के मंचन से हम अपनी बात को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसका एक इतिहास है, आप तो नाटक के विशेषज्ञ हो, आपको पता ही है कि नौटंकी आदि से या ड्रामा आदि से देश में कितने बड़े बड़े काम होते रहे, कितने बड़े बड़े आंदोलन होते रहे, है ना। और अभी हम देख भी रहे हैं इस तरह की चीजें। तो ये माध्यम तो है, एक सशक्त माध्यम है और उसका लाभ मिल रहा है समाज को, बच्चों को। लेकिन जो लोग ऑनलाइन ड्यूटीज कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मेरे जैसा व्यक्ति, आप जैसा व्यक्ति, अगर हम ऑनलाइन पर बैठकर पढ़ा रहे हैं, तो हम कोई बहुत खुश नहीं है इससे। मजबूरी है, बच्चों को पढ़ाना है। पर जो एक सुख मिलता है बच्चों को फेस टू फेस, उनके एक्सप्रेशन देख सकें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख सकें, वो ग्रास्प भी कर रहे हैं कि नहीं, उनके क्वेश्चंस के आंसर आमने सामने दे सकें, ये सुख सुविधा हमें जो क्लास टीचिंग में मिलती थी, उससे अभी हम थोड़े वंचित हो गए हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे वो वापस आएगा। और आज ही मैंने पेपर में पढ़ा कि यूजीसी ने कहा है कि सभी यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलने की तैयारी कर लेनी चाहिए और हो सकता है कि ये 1 मार्च से खुल भी जाए। ठीक ठीक। सेशन के समापन से पहले मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सत्यप्रिय पांडे से आग्रह करता हूं कि वो आए और सर का धन्यवाद ज्ञापन करें। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए पांडे जी। जी जी राकेश जी, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी हाँ, जी, आवाज सुनाई पड़ रही है। हाँ हाँ, सर को प्रणाम। मैं सत्यप्रिय पांडे। हाँ हाँ, नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, हम सब आपके विद्यार्थी रहे हैं और हमने मध्यकाल आपसे पढ़ा है, और आज वो पुराने दिन हमें याद आ गए जब आप हमें पढ़ाते थे कक्षा में। वही उसी तरह का वक्तव्य, बहुत ही ज्ञानवर्धक और मंत्रमुग्ध कर देने वाला, और ये सौभाग्य हमारे विद्यार्थियों को भी मिला। तो इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ और विभाग की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और
आपने आज जो विषय सर जो इन्होंने राकेश जी ने जो विषय रखा था, इस विषय पर इतना सुचिंतित वक्तव्य हो ही नहीं सकता और कोई नहीं बात कर सकता था जितना आपने इस पर खुल करके और इसके सारे पक्षों को आपने उजागर किया। मैं समझता हूं कि ये ऐतिहासिक वक्तव्य है अपने तरह का और इतनी अनंत संभावनाएं हैं हिंदी में, हमारे विद्यार्थियों ने जाना समझा और मैं समझता हूं कि इससे वो हिंदी को लेकर जिस हीनता बोध के शिकार रहते हैं, उससे निश्चित रूप से वो मुक्त हो गए होंगे आज इतना सुन करके। इतना अनंत क्षेत्र है आपने बताया हिंदी में कि जिसका कोई अंत नहीं है, अनुवाद से लेकर और विज्ञापन, मीडिया, फिल्म, तकनीक, तमाम तरह के मंच हैं, अवसर हैं जहां वो जा सकते हैं और हिंदी का झंडा बुलंद कर सकते हैं और नौकरी रोजगार बढ़िया कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये बड़ा ही सार्थक वक्तव्य रहा हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारा भी ज्ञानवर्धन हुआ, विद्यार्थियों का भी हुआ। ये दोनों तरीके से लाभ हुआ हम लोगों का सर और ये बहुत ही ऐतिहासिक है। बच्चों ने सवाल भी रखे, उनका भी आपने बहुत सुंदर उत्तर दिया है और मैं अपने विभाग की तरफ से और अपने विद्यार्थियों की तरफ से आपके इस वक्तव्य के प्रति बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और आपका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने हमें ये अवसर दिया। हम सब आपके आभारी रहेंगे। सर प्रणाम। धन्यवाद। जी प्रणाम धन्यवाद। सर। ठीक है बंधु। प्रणाम सर, प्रणाम। अच्छा, नमस्कार। 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 गौरव सुन पा रहे हो? गौरव, गौरव। राकेश। हाँ हाँ सर। जी सर। सर अच्छा। अत्रिशा। अत्रिशा बोलिए। हाँ बताइए प्रभात जी, कुछ कह रहे थे? इसका रिकॉर्डिंग रखा है ना आपने? हाँ जी हाँ, सर, हाँ। रिकॉर्डिंग हो रहा है। रिकॉर्डिंग है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग त्रिशा, रिकॉर्डिंग सर्कुलेट हम लोगों को कर दोगी? ठीक है सर, थोड़ी देर में सुमन सर आते हैं, फिर वो कर देंगे। चलो ठीक है, ठीक है। आप मुझे इंडिविजुअल भेज देना, मैं अपना सर्कुलेट कर लूंगा। या ओके प्रभात सर, सर को भेज देना आप। ओके सर। चलो प्रभात जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑफिशियली बस हो गया। पांडे जी बहुत अच्छा रहा, बहुत सार्थक हुआ। बहुत बढ़िया रहा राकेश जी। आप अब सर तो चले गए, लेकिन थोड़ा सा क्या नाम है, आप लोगों का भी तो धन्यवाद ज्ञापन करना होगा मुझे। बच्चों का धन्यवाद दे दीजिए, बच्चों को। हाँ, जरूरत नहीं है, बच्चों का धन्यवाद है। बच्चों के लिए खास तौर से कि बच्चे क्योंकि इतने वो आए धैर्य हैं के ना। साथ में, बच्चों लोगों ने, स्टूडेंट से सभी ने इतने संयम के साथ, धैर्य के साथ में अपने आप को अधीर नहीं बनाया। अदरवाइज बच्चे लेफ्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगाते। तो बच्चों के लिए भी खास तौर से और हमारा तकनीकी जो स्टाफ है उसके लिए भी आप सभी का इस कार्यक्रम को सार्थक बनाने में, सफल बनाने में आपका सभी से दिल से, हृदय से आभार। चलिए मिलते प्रभात जी फिर। ठीक है राकेश जी, बहुत अच्छा रहा ये आयोजन आज का और सर ने बहुत अब देखो, बढ़िया बात रखी। अब विद्वान लोग तो आयोजन में नहीं आए, आप अरे जाने दीजिए, विद्वानों को क्या करना है, बहुत है, हैं? हम 3 लोग थे, कम थोड़े थे। देखिए और भी लोग थे। आपको पता है ना कि निराला जी भी थे शायद। निराला जी एक बार कविता पढ़ रहे थे और सारे लोग चले गए सभागार से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बैठे थे। तो पता है निराला ने क्या कहा? कहा कि हिंदी साहित्य का सूर्य हमारे सामने बैठा है और हमें क्या चाहिए। इसलिए भीड़ के चक्कर में मत रहिए। नहीं, काफी लोग तो हैं ही, राजकुमार जी हैं, हनुमत भी है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो काफी लोग तो हैं विभाग से। इसलिए बहुत सफल आयोजन है, बहुत सुंदर रहा और सर ने बड़ी जबरदस्त जो है बातें बताई। वो बहुत सारे क्षेत्र हैं हाँ, जिस पर बात की है, तो ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया रहा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। चलिए ठीक है। ठीक है सर, फिर सर मीटिंग एंड कर दें? हाँ। ओके सर। धमकी देती है, कल तेरा ही चला